गुड आफ्टरनून प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यार दोस्तों, आज जो आपका बीपीएससी 4.0 और 5.0 के लिए जो हमने स्टार्ट किया था रिवीजन सीरीज, उसका आज पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों। और ये पार्ट 2 में हम लोग फिर से आज 50 क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए जो एकदम एकदम रेलिवेंट है, वो सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें। और दोस्तों, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, रिलेटिव्स है, उनको आप ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि जो हमारा बीपीएससी 4.0 का एग्जाम है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर एग्जाम कब तक होने वाला है या कब से फॉर्म फिलअप करने का डेट आएगा। तो देखिए, डेट का अनाउंसमेंट तो ये नहीं हुआ है, लेकिन मे भी चांसेस है कि आपका मार्च के, ये समझिए कि हाफ तक आपका क्या होगा, डेट फॉर्म फिलअप करने का आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों, ये फॉर्म फिलअप करना और उसका डेट निकलना, फॉर्म भरना, एडिट करना, सारा चीज हम लोग कर भी किस चीज के लिए रहे हैं, इसी चीज के लिए, ताकि आपका एग्जाम क्या हो, बढ़िया से जाए। और ये बढ़िया से कब जाएगा, जब आप तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जो लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों जो लोग अभी तक नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, कम से कम एटलीस्ट एक सीट जरूर बनाइए, डेली एक सीट जरूर लगाइए, ताकि वो आपके एग्जाम में बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे, फिर बीच में जैसा होगा हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये चैनल है @डियर एग्जाम्स 1। ठीक है। और इसमें है, ये ऐसा नहीं कि है कि हाँ ये आपको हम समझाएंगे पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीज है कि जहां आपको दिक्कत है वो चीज तो हम क्लियर करेंगे ही, जो क्वेश्चन है उसको भी बेहतर समझाएंगे। उसके बावजूद भी दोस्तों क्या है, इसको आप अपने आप को परखें। एक चीज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि आप अपने आप को परखें, है ना। और इसका मतलब भी यही है दोस्तों, जैसे है कि आप अपने आप को परखें, है ना। अब इसमें है कि मान लीजिए दोस्तों कि बीपीएससी, है ना, बीपीएससी, खैर ये आपके बीपीएससी 4.0 के लिए भी है, 5.0 के लिए भी है। क्योंकि ये सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन है, तो ये जितना भी एग्जाम है दोस्तों, जैसे आपका बीपीएससी शिक्षक हो गया, बीपीएससी प्रॉपर जो होता है 71 अब होने वाला है उसका, बिहार एसएससी का, बिहार दरोगा का, और लगभग जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं दोस्तों, उन सारे एग्जाम्स का क्या है, ये उसके लिए बेहतर होगा दोस्तों। तो ये चूंकि आपका सोशल साइंस का है, और उस सोशल साइंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, मेनली जो फोकस कर रहे हैं वो बीपीएससी 4.0 पे कर रहे हैं दोस्तों। अभी चूंकि 4.0 का पहले आने वाला है और उसके बाद 5.0 का आएगा। तो दोस्तों आप लोग देर बिल्कुल नहीं कीजिए, और जो लोग अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उनका भी अभी कुछ देर नहीं हुआ, कोई लेट नहीं हुआ है। ठीक है। आप अभी से स्टार्ट कीजिए, और मेरा दावा है दोस्तों कि आप लोग अगर अभी कंटिन्यू करते हैं, तो जब तक एग्जाम है आपके पास एक बेहतर कलेक्शन हो जाएगा, और एग्जाम में आप एकदम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। तो ये आपका दोस्तों क्या है, रिवीजन सीरीज है, इसलिए ताकि जो आप पढ़े हैं, तो उसका रिवीजन करने का अभी तक हम देख रहे हैं यूट्यूब में बहुत कम लोग हैं, और वो भी क्या 5-10 क्वेश्चन का ही सीरीज चला रहे हैं। तो क्या बीपीएससी 4.0 क्या हलवा है क्या, जो आप सीधे बस 5 क्वेश्चन बना लिए सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप हो सकता है 5,000-6,000 क्वेश्चन पढ़े हो, तो उसमें से हो सकता है 10-20 क्वेश्चन आ जाता हो, है ना। तो ऐसा है। और कोई नहीं जानता है दोस्तों कि जीके जीएस कहाँ से पूछेगा, या कोई भी सब्जेक्ट का कहाँ से पूछेगा, लेकिन हम लोग उसके एनालिसिस पे हम लोग कर रहे हैं, और उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो 50 क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, लगभग डेली हम लोग उस चीज को करते हैं। तो ये आपका 50 क्वेश्चन है, और ये पार्ट नंबर आपका दोस्तों 2 है, और बिल्कुल सटीक पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है। तो और ये अपना यूट्यूब है दोस्तों, योर एग्जाम्स 1। ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। फिर आपका बीपीएससी शिक्षक, बीपीएससी, है ना, एसएससी, और बिहार एसएससी हो गया, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है। और मैं मधुरेंद्र आपका दोस्तों इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रॉपर क्वेश्चन पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों, और आप लोग भी इसका आकलन करिएगा। जो जिन दोस्तों को लगता है कि ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो क्या कीजिएगा, एटलीस्ट जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जब भी इस वीडियो को देखेंगे, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, और उसके बाद पॉज करके इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, और आखिर में हम ये आंसर ये बताएंगे ही। तो चलिए हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहा कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। यार दोस्तों,
एक तो कहा कि पहले कि कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिक को, मतलब ऐसा नहीं कि जो दूसरे देश के नागरिक आते हैं उनको भी अधिकार प्राप्त होगा। तो ऑप्शन क्या क्या है, कहा कि अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, जो अनुच्छेद 15 में है दोस्तों, उसमें जो प्रदत्त आपका मूल अधिकार है वो, कि किसी भी जाति के धर्म के आधार पर भेदभाव ये सब चीज नहीं किया जाता है ना। अनुच्छेद 16 में कहा कि प्रदत्त मूल अधिकार, इसमें है कि सबको समान अवसर की ये प्रदान किया जाएगा, मतलब किसी भी वैकेंसी के लिए हो या कोई भी चीज है तो वो सबके लिए एक होगा। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, आपको प्रेस का स्वतंत्रता है ना, आप किसी भी जगह अपना भाषण को रख सकते हैं, अपने बातों को रख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये सभी क्या है, ये आपके मूल अधिकार में भारतीय नागरिकों को दिया गया है, और इस अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहा कि निम्न कथन पर विचार करें। चलिए हम लोग विचार करते हैं। कहा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। फिर कहा कि राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। अब दोस्तों आपको तो एक चीज दोनों पहले ध्यान रखना है कि अगर दोनों आता होगा तभी भी आपका ये चीज हो सकता है। कहा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। तो प्यारे दोस्तों आप देखिए, इसमें कहा एक और चीज है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति वर्ष मुक्त हो जाते हैं, प्रति दूसरे वर्ष मुक्त हो जाते हैं। और दोस्तों ये जो है ये आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, और इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी सही है दोस्तों। ठीक है, फिर कहा, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो प्यारे दोस्तों धन विधेयक का बात कहा, ठीक है, मतलब मनी बिल का जो राज्यसभा है वो कितने दिनों तक रोक सकता है। तो प्यारे दोस्तों ये सभी लोग जानते हैं कि अगर 14 दिन तक वो रोक सकता है, अगर इसके बाद ये पारित नहीं होता है तो वो खुद ब खुद ये लोकसभा के यहाँ लौट जाती है और वो खुद पारित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है 3 का। 4 कहा दोस्तों कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब, मतलब कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कब बन सकता है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो है दोस्तों वो कब बन सकता है, जज कब बन सकता है। कहा कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, लगातार 100 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, अब इसमें ये अथी भी दे दिया, कथन भी दे दिया, कहा कि कौन सा कथन सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों कि ये कथन बिल्कुल सही है कि कम से कम वो 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए, किसी भी न्यायिक पद पर धारण किया हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में एडवोकेट के तौर पे काम किया हो। और ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों आपका कि वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन दिया दोस्तों 1 माह, 3 माह, 2 माह और 6 माह। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो 2 माह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है दोस्तों कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब कि किसी सरकार पे भरोसा नहीं होता है ना, तो उसको गिराने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और कहा कि पहली बार कब लाया गया था। तो प्यारे दोस्तों पहली बार 1963 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर बी 1963 में लाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। यार दोस्तों आपको पता होगा कि भाग 4 में 36 से 51, ठीक है, भाग 4 में 36 से 51 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और जब भी होगा तो 36 से 51 का ही होगा। और ऑप्शन आपका दिया है अनुच्छेद 37 ए दिया है, अनुच्छेद बी, ये ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 29, और ऑप्शन दिए सी दिया है अनुच्छेद 39। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों,
एक्चुअली क्या है, नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए, ठीक है, वो जो उपबंध है दोस्तों, वो अनुच्छेद 37 में है, और इस अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फिर कहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में कि चिल्लैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया है। यार दोस्तों चिल्लैया समिति का बात जब करें तो ये जो गठन किया गया था वो 1991 में किया गया था, और उसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 1991 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। ठीक है, अब ऑप्शन दिया भूरी क्रांति, काली क्रांति, धूसर क्रांति और गोल्डन क्रांति। चलिए जब आप लोग क्रांति का उल्लेख करेंगे दोस्तों तो उसमें ये चीज सब आ जाएगा। और दोस्तों एक तो आपको ध्यान रखना है कि चमड़ा, तो चमड़ा कैसा होता है, जस्ट लाइक ब्राउन टाइप का होता है, तो ये भूरी क्रांति से संबंधित है दोस्तों, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहा कि 10 में एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। कहा कि हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, ठीक है, और कहा दोस्तों कि चीप मनी और हॉट मनी। तो पहले दोस्तों जो आसानी से तो विदेश से आ जाता है और आसानी से चला भी जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसी को हॉट मनी भी कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य जो है एफआरपी अनुमोदित करता है। ऑप्शन ए कहा आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, और ऑप्शन सी कहता है कि विपणन और निरीक्षण निर्देशालय, कृषि मंत्रालय, और ऑप्शन डी कहता है दोस्तों कि कृषि उपज मंडी समिति। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 11 का ए बिल्कुल करेक्ट है प्यारे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का कहता है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1 अगस्त 1920 को प्यारे दोस्तों, तो वो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और दुर्भाग्यपूर्ण रहा दोस्तों कि 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया, और 1 अगस्त 1920 को पूरा आंदोलन को सपोर्ट करने के पश्चात शाम में बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये कहा कि कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था। तो प्यारे दोस्तों सरकारी पदों का त्याग, विदेशी मामलों का बहिष्कार, अदालतों का वकील द्वारा बहिष्कार, और सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। तो प्यारे दोस्तों जो ये होगा, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जो सरकारी वाहन से उसे यात्रा करने पर पाबंदी लगा दिया गया था। कहा कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। तो प्यारे दोस्तों एक्चुअली क्या था कि दांडी मार्च का जो समाप्ति का तिथि कहा गया, आप ये 24 चलिए 24 दिनों का यात्रा था दोस्तों, और यह 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो जाता है, और यह 12 मार्च 1930 से शुरू होता है दोस्तों। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है 13 का। गांधी जी के जीवन काल में, ठीक है, गांधी जी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। मतलब दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिया है और चारों के सामने कुछ घटना का कालक्रम भी है ना, तो कहा कि एक ऐसा घटना होगा जो सही नहीं होगा, तो सही कौन नहीं है। तो प्यारे दोस्तों जो चौरा चौरी कांड हुआ था वो बिल्कुल करेक्ट है कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और पूना समझौता 1932 में गांधी जी और आपका भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हुआ था, दोनों के बीच में हुआ था, तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये आपका क्या है, गलत है, और कहा कि सही नहीं है। मतलब दोस्तों कि आपका यही सही हो जाएगा, और ये सब आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों, प्रस्ताव पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन 9 अगस्त
42 को दोस्तों आंदोलन स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कहा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों कि आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठबंधन कब किया? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का कहा कि ऑप्शन दिया 16 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943 और 6 अक्टूबर 1943 और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 21 अक्टूबर 1943 का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, और दोस्तों कहा कि सती प्रथा का उन्मूलन कब उन्मूलन किया गया? 1828 के नियम द्वारा, नियम 12 के द्वारा, 1829 के नियम 17 के द्वारा, 1828 के नियम 17 द्वारा, 1829 के 12 द्वारा। चलिए पहले दोस्तों सती प्रथा लोग जो लोग जानते हैं बहुत अच्छा, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं दोस्तों उनको बता देना चाहते हैं कि सती प्रथा एक जो था वो समझिए बहुत बुरा कानून था। उसमें होता क्या था दोस्तों कि वैसे पुरुष, वैसी महिलाएं जिनके पति का देहांत हो जाता था या मारे जाते थे या किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई, तो उसी चिता में उनकी पत्नी को या तो जबरदस्ती जला दिया जाता था या तो महिलाएं खुद चली जाती थी। और उसका रीजन भी ये था दोस्तों कि चूंकि शासन पूरा अंग्रेजों का था और अंग्रेज जैसा चाहते थे वैसा करना स्टार्ट कर देते थे। तो वैसी महिलाएं जिनके पति का देहांत हो गया है तो उनके साथ जोर जबरदस्ती करना, मार पिटाई करना, है ना, बलात्कार करना, लूटना, है ना, तो इन सारी चीजों से महिलाएं परास्त हो जाती थी, है ना। और उसमें इतना नहीं हो पाता था कि कोई किसी के पक्ष में सपोर्ट कर पाए, जिसके कारण से महिलाओं को या तो आगे में चिता में पति के साथ ही धकेल दिया जाता था या वो खुद ही महिलाएं त्रास्त होकर देख देख कर सीख रही थी कि हमको जल जाना है। जब लेकिन जब क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय के भैया का जब देहांत हुआ, उनके भैया का जब मृत्यु हो गया, तो उनकी भाभी को जब मरते हुए देखा तो राजा राम मोहन राय ने इस चीज का प्रण लिया कि हम इस चीज को खत्म करके रहेंगे। और 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक के शासन काल में और विलियम बेंटिंक के सहयोग से राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या किया गया, सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। और यह जो था दोस्तों यह 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो जहां रहेगा विलियम बेंटिंक, तो विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। कहा कि बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? बहावी आंदोलन हुआ था दोस्तों, ठीक है, और कहा कि उसको कुचलने का जो श्रेय है वो किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो प्यारे दोस्तों कहा कि लॉर्ड फॉर, हटा दीजिए, ये लॉर्ड क्या है, अपने आप को भगवान कहता था अंग्रेज। चलिए हार्डिंग प्रथम, एल्गिन प्रथम, जॉन लॉरेंस और नॉर्थबुक। यार दोस्तों अब देखिए एक्चुअली क्या था ये एल्गिन। अब सबका जो ऑप्शन दिया है ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये वाला ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का है दोस्तों, कह रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं है? तो कहा पाल, राष्ट्रकूट, पल्लव, प्रतिहार। अब क्वेश्चन नंबर 18 का कहा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक्चुअली जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें जो राजवंश शामिल नहीं था वो था पल्लव वंश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? यार दोस्तों ये सिंधु घाटी का बात कर रहा है और ये प्राचीन भारत का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें कहा है कि शवों को जो दफनाया जाता था उसका सर किधर रखा जाता था, सर किस दिशा में रखे मिले? तो चूंकि दोस्तों पैर और सर का दिशा बताया भी गया है, तो सिर क्या आता था दोस्तों, तो आपको हम बता चुके हैं, मतलब इसे पिछला जो टॉपिक है उसमें ये कहते हैं नॉर्थ है, ये साउथ है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी में कहा गया है दोस्तों, ये सर ऐसे और पैर ऐसे रखा जाता था, मतलब उत्तर में सर का दिशा रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। कहा दोस्तों कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? प्यारे दोस्तों बुद्ध का एक्चुअली जो जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और
जब वो 14 वर्ष की अवस्था में उनका शादी यशोधरा नामक कन्या से कर दी गई थी, जिनसे उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिस पुत्र का नाम था राहुल। और 29 वर्ष की अवस्था में दोस्तों अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर बुद्ध ने क्या की, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। और बौद्ध धर्म में जो गृह त्याग करने की घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। वहां से वो जाते हैं सांख्य दर्शन का शिक्षा लेने और प्रथम गुरु के रूप में अलार कलाम मिलते हैं। ठीक है। और वहां से जो सबसे ज्यादा तो उन्होंने, वहां से जब वो जाते हैं और लगभग ये 6 वर्षों के कठिन तपस्या के पश्चात गया में एक जगह है, और उस जगह पे वहां पे पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करते हैं 6 वर्ष तक। और 6 वर्षों के पश्चात उनको ज्ञान प्राप्ति होती है, जिसके बाद वो बुद्ध कहलाते हैं। और वो जो जगह है जहां पे उन्होंने साधना किया था, तपस्या किया था, उस जगह को क्या बोलते हैं, बोध गया बोलते हैं। और जिस जगह पे उन्होंने तपस्या किया, जिस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं दोस्तों। ठीक है। और 483 ईस्वी के आसपास में कुशिनारा में एक शिष्य के यहाँ, ठीक है, चुंद नामक लुहार था, वहां पे उन्होंने शुकर मध्य खाया। शुकर मध्य मतलब होता है दोस्तों खीर, खीर खाया। और उसके बाद उनको रक्तस्राव हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो उनका अंतिम शिष्य बनता है दोस्तों, वो सुभद था, सुभद। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर का है कि कौन से संगीति में, प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय संगीति और चतुर्थ संगीति। तो प्यारे दोस्तों, प्रथम संगीति, जब प्रथम संगीति का बात होगा तो इसमें आजाद शत्रु था, और आपका जो हुआ था राजगीर में हुआ था। ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है अकाक और राव है पाकू। ठीक है। और ये प्रथम संगीति का है, और ये प्रथम से फोर्थ का, और वो प्रथम से फोर्थ का। ठीक है। आप यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों राव पाकू, मतलब दोस्तों कि ये राजगीर हो गया। ठीक है। और ये वैशाली हो गया दोस्तों, और ये पाटलिपुत्र हो गया। पाटलिपुत्र। और ये आपका कुंडल वन कश्मीर हो गया, कुंडल वन कश्मीर हो गया दोस्तों, जम्मू कश्मीर। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका क्या, प्रथम संगीति, फर्स्ट संगीति, सेकेंड संगीति, और थर्ड संगीति, और फोर्थ संगीति। और दोस्तों इसी में क्या है, ये चूंकि जगह है, ये आपका स्थान हो गया। और ये जो शासक है, राजा था, वो है, शासक में क्या होता है दोस्तों, अका अक, अका अक। अब दोस्तों का है, इसमें आता है अजात शत्रु, अजात शत्रु। और इसमें आता है दोस्तों कालाशोक, कालाशोक। और ये अ है, इसमें दोस्तों आता है अशोक। और क से दोस्तों आप जानते होंगे कनिष्क। तो ये आपका टोटल जो बौद्ध धर्म का 4 संहिता है दोस्तों, वो है। अब इसका जो प्रथम का जो होता है दोस्तों, ये आपका होता है 383 ईस्वी, 283 ईस्वी। और ये जो आपका होता है, चलिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ये एक होता है प्रथम शताब्दी, शताब्दी में है, पहली शताब्दी, फर्स्ट शताब्दी। ठीक है। मतलब फर्स्ट शताब्दी में होता है। ठीक है। तो एक है, सॉरी दोस्तों, इसमें जो 483 है, 383 है, और 251 है, और पहली शताब्दी है। ठीक है। तो ये आपका टोटल है। और जो आप क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का, तो वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चतुर्थ। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर दोस्तों, कहा कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। यार दोस्तों यहाँ पे महावीर स्वामी का बात किया है, मतलब ये जैन धर्म के थे, वो बौद्ध धर्म के थे। ठीक है। तो महावीर स्वामी का जो हुआ था दोस्तों ज्ञान प्राप्ति, वो हुआ था आपका ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है। और महावीर स्वामी अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। यार दोस्तों ये 24वें और
24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछता है, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, तीर्थंकर थे, ठीक है, तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। कहा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो प्यारे दोस्तों, इसमें जो आजीवक संप्रदाय के जो बोले हैं कि संस्थापक कौन है, तो अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया आपका। ऑप्शन दिया कच्चायन, संजय बेलनीपुत्र और मखलीपुत्र और पूरन कश्यप। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, मखली घोषाल और मखलीपुत्र बोलते हैं उसको। चलिए अब कहा क्वेश्चन नंबर 23 का कि किस किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? जहांगीर को, अकबर को, शाहजहां को और औरंगजेब को। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान होगा क्वेश्चन नंबर 23 स्थापत्य कला मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर का, आर्किटेक्चर का, और इसी आर्किटेक्चर के तहत क्या होगा है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है, दिल्ली का लाल किला बनवाया है दोस्तों, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि शाहजहां को क्या कहते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं दोस्तों, और अकबर को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। और जहांगीर को लिख देते हैं दोस्तों, चलिए इसको बोलते हैं हिंदी का स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं चित्रकारी का स्वर्ण काल, चित्रकारी का स्वर्ण काल, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। कहा कि मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुहतसिब कौन था? कहा सेना अधिकारी। फिर कहा दोस्तों आपका कि पत्राचार विभाग प्रमुख, राजस्व अधिकारी और आचरण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 24 का दोस्तों जो ऑप्शन हो जाएगा, जो मुहतसिब कहलाता था वो आचरण अधिकारी कहलाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। कहा दोस्तों दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो प्यारे दोस्तों, राजस्व विभाग, दान विभाग, सैन्य विभाग और पत्राचार विभाग। प्यारे दोस्तों, ये जो सैन्य विभाग था वही दीवाने अर्ज से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 25 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का दोस्तों, कहा कि बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? और दोस्तों जो बसावन और दसवंत था वो दरबारी चित्रकार था अकबर के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है 26 का। चलिए 27 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यार दोस्तों, जिसमें नहीं लगा हो ना उसमें आप दोगुना ध्यान दीजिए। अब कहा कि नहीं है तो मतलब कि आपको पहले ये ढूंढना होगा कि कौन कौन है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों कि नरौरा जो है एक्चुअली उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो ये सही है, ठीक है। काकरपारा गुजरात में पड़ता है, तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, लेकिन दोस्तों ये कुडुनकुलम जो है ना वो एक्चुअली कर्नाटक में नहीं है, कुडुनकुलम, ठीक है। और ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल क्या दोस्तों गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। कहा कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? देखिए 38वीं समानांतर रेखा का बात किया दोस्तों, और कहा किन दो देशों को मध्य है। देखिए कहा उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, और अमेरिका और कनाडा, जर्मनी और फ्रांस। चलिए इसका कभी ऐसा होगा दोस्तों तो इस पे एक हम टॉपिक बना के वीडियो डाल देंगे, लेकिन चलिए अभी फिलहाल के लिए देखते हैं दोस्तों। एक्चुअली उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया 38वीं समानांतर रेखा से संबंधित होती है, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो अच्छे ईंधन का गुण का बात कर रहा है तो ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ईंधन का तो ऊष्मीय मान अच्छा रहेगा तभी तो बढ़िया से जल पाएगा, तो इसका मतलब ये होना चाहिए, गुण नहीं है तो ये गुण है, ये तो ये वाला आंसर नहीं होगा। कहा कि जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसें उत्पन्न कर। प्यारे दोस्तों सबसे साफ आंसर यही है कि ये नहीं होगा, और नहीं होगा तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30। प्यारे दोस्तों ये थोड़ा सा मिलान करना है इसलिए ध्यान रखिएगा। कहा कि सूची 1, ये जो सूची 1 है सूची 2 से मिलान कीजिए। चलिए एक मिनट दोस्तों, चलिए कहा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
चलिए अब देखते हैं दोस्तों, तो सूची 1 आपका ये है और सूची 2 ये है। कहा कि विटामिन 7 का कहा कि प्रणाशी अरक्ता होना। विटामिन बी 12 को कहा कि रक्त का थक्का जमने में। विटामिन ई का कहा कि बालों का झरना, और विटामिन के का कहा कि बांझपन उत्पन्न होना। ठीक है, अब 4 ऑप्शन नीचे दिया है, अब चारों में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों, आपको इसमें से चुनना है। थोड़ा सा 10 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, इसलिए ताकि कि आप जब भी इसको पॉज करें तो आप इसको देख सकें। चलिए अब हम लोग आते हैं आंसर पे। तो प्यारे दोस्तों, कहा कि इसमें विटामिन बी 7, तो विटामिन बी 7 किसको बोलते हैं? बायोटीन का, और बायोटीन बालों से संबंधित होता है, मतलब ए का कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको हम बाद में फिर मिटा देंगे। फिर है विटामिन बी 12। तो प्यारे दोस्तों, बी 12 जो होता है आपका, वो पर्णाशी अरक्ता के कारण होता है, एनीमिया को फुलफिल करता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और अब कहा दोस्तों विटामिन ई, तो विटामिन ई जो होता है दोस्तों, वो बांझपन का उत्पन्न होना है इसकी कमी से। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, और ये बचा तो ये 2 हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका कौन कौन हो गया? तो 3 हो गया, 1 हो गया, और 4 हो गया। 2 3 1 4 2, मतलब पहला ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है दोस्तों, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, कौन सा है? कहा कि स्टीलर मील। फिर कहा गैलेक्टिक्स गैलेक्टिक इकाई। फिर कहा कि कॉस्मिक किलोमीटर और प्रकाश वर्ष। तो प्यारे दोस्तों, एक तो कहा इसमें कि आपको थोड़ा सा पता होगा कि कहा तारों के मध्य, तो बार बार आप नाम नाम सुनते होंगे, है ना? कॉस्मोमीटर, कॉस्मिक, है ना? तो ये इसमें यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है कॉस्मिक किलोमीटर। नहीं, एक्चुअली क्या है दोस्तों, यहाँ पे कॉस्मिक नहीं होगा, ये तारों के मध्य कह रहा है, तो ये हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई हो जाएगा। ठीक है, 31 का जो हो जाएगा दोस्तों, ये आपका गैलेक्टिक इकाई हो जाएगा, गैलेक्टिक इकाई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं दोस्तों, और ऑप्शन नंबर आपका गैलेक्टिक इकाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 देखते हैं। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में ये हो गया है। कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज लेस कॉमन इन वुमेन देन मेन। यार दोस्तों, कहा कि ऐसा कौन सा बीमारी है जो वुमेन में कम पाया जाता है मेन की अपेक्षा। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक है, मैं फिर से इसको पढ़ देता हूं दोस्तों। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है, बीमारी है, जो मेल की तुलना में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। और ऑप्शन दिया दोस्तों, निकट दृष्टि दोष, पहला में मायोपिया उसको बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। जो दूसरा है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? वर्णांधता बोलते हैं। और ब्रेन ट्यूमर है। और चौथा जो है, जो चेस्ट पेन है दोस्तों, ठीक है, मतलब छाती का दर्द बोलते हैं उसको। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चलिए 32। अब इसका जो होता है दोस्तों, चूंकि जो कम होता है वो कलर ब्लाइंडनेस का होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों। कहा कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में के अंदर एक प्रकार का एक प्रोटीन है, और यह निम्न में से किसका वहन करता है? जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों, वो लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, और कहा कि निम्न में से किसका वहन करता है? तो कहा कि ऑक्सीजन का वहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का करता है, नाइट्रोजन का करता है, हाइड्रोजन का करता है, किसका करता है? 33 का। और 33 का कहा दोस्तों, तो ये हीमोग्लोबिन आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन को परिवहन करने का काम करता है, और ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन है, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है दोस्तों, इन किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव का परिवर्तन होने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा होती है? संवहन, विशिष्ट उष्मा, विकिरण, और गुप्त उष्मा। तो प्यार दोस्तों, जो 34 का आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी गुप्त उष्मा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कोशिका, एक मिनट दोस्तों,
चलिए, निम्नलिखित में से जो कोशिका है प्यारे दोस्तों, चलिए अब कहा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? चलिए, अब ऑप्शन कहा क्या है दोस्तों? केंद्रिका, हरित लवक, हरित लवक, राइबोसोम। चलिए राइबोसोम, एक मिनट दोस्तों, ये क्या हो रहा है? एक मिनट कर दोस्तों, देखते हैं क्या हो गया है। ये टेक्निकल इशू है थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें, कहा क्वेश्चन नंबर 35 का, तो 35 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब जो देखते हैं दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन, कौन सा विटामिन का अच्छा स्रोत नहीं है? ठीक है, और ऑप्शन दिया दोस्तों आपका कि मछली का तेल, आपका जो ऑप्शन दिया है दोस्तों वो दिया है मछली का तेल। ठीक है, और ऑप्शन बी दिया है पालक, ऑप्शन सी दिया है जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, और ऑप्शन डी दिया आम। तो क्वेश्चन नंबर 36 का देखते हैं दोस्तों, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 37। यार दोस्तों, चलिए अब कहा कि सूची वन को सूची टू से मिलान कीजिए। ठीक है, सूची वन सूची टू, कहा कि इसमें ऑप्शन दिया प्रतिरोध, एम्पियर, विद्युत धारा, न्यूटन, बल, वाट, पावर, ओम। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये वीवीआई है दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा सा पता नहीं क्या है, टेक्निकल इशू है, लेकिन इसको हम लोग बाद में इसको सही कर लेंगे, अभी ये ठीक नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखते हैं क्या इशू है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए खैर कोई नहीं दोस्तों, देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए, अब कहा कि सूची वन और सूची टू। ठीक है,
तो इसमें सूची 2 है ना। अब कहा दोस्तों कि इसमें विद्युत प्रतिरोध का। अब देखिए इसका सीधा आंसर हम लोग आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए इसमें क्या है दोस्तों कि प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध का जो होता है दोस्तों वो ओम हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 4 हो जाएगा। अब जो है दोस्तों, अब ए का हो गया, तो विद्युत प्रवाह का जो हो जाएगा दोस्तों, तो विद्युत प्रवाह का क्या होता है? एम्पियर होता है ए। और बल का जो हो जाता है दोस्तों, तो बल का आपको पता है कि बल का क्या होगा? न्यूटन हो जाएगा। और पावर का क्या हो जाएगा दोस्तों? वाट हो जाएगा, है ना, वाट। अब देखिए दोस्तों कि इसमें इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप देखिए पहला क्या है? तो 4, फिर दूसरा का 1, फिर 2 3, 4 1 2 3। तो 4 1 2 3, 4 है, 1 है, 2 3। और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 4 1 2 3 जो है इसी में है। और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कहा कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन है? और दोस्तों जो सबसे कम घनत्व वाला जो तत्व है वो कहा सोडियम है, लिथियम है, पारा है और कॉपर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 38 में हो जाएगा दोस्तों, सबसे कम घनत्व वाला तत्व जो है वो आपका लिथियम है दोस्तों, ठीक है। 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 39 का हम लोग देखते हैं। कहा कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कहा कि यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण है होते हैं। यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। फिर कहा कि यह बहुलक नहीं है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण नहीं है। चलिए अब 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, देखते हैं चारों में से कौन होता है। चलिए दोस्तों 39 का देखते हैं। तो 39 का जो आपका आंसर हो जाएगा, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40 में कहा कि किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? और क्वेश्चन नंबर 40 में कहा प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रॉन का संख्या जो होता है वो रासायनिक गुण तय करता है। और ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है देवप्रयाग कितने नदियों का संगम है? और दोस्तों अभी आपका क्या है? अभी आपका प्रयाग में कुंभ भी लगा हुआ है। कुंभ का जो मेला होता है दोस्तों, कुंभ का जो पावन पवित्र होता है, धर्म होता है, पावन जो त्योहार भी कहिए उसको दोस्तों, वो है तो अभी लगा भी है। और देव प्रयाग है तो आप जानते होंगे दोस्तों। कहा कि भागीरथ अलकनंदा, एक एक तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कहा कि देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए कहा कि भागीरथी, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी, फिर है गंगा और अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है। तो किनका किनका संगम है दोस्तों? तो 41 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 42 का देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो पहले दोस्तों कर्क रेखा का बात किया जाए आपका, तो कहा कि किस किस राज्य से बीचों बीच रेखा गुजरती है? तो गुजरती है सबर से, क्योंकि आपका गुजरात से, झारखंड से, मिजोरम से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से और पश्चिम बंगाल से, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जब कहे दोस्तों कि बीचों बीच से, तो प्यारा दोस्तों ये मध्य प्रदेश का जो रेखा है ये बीचों बीच से गुजरता है। और ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल क्या है? करेक्ट हो जाएगा 42 का। 43 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? अब दोस्तों जो जैव विविधता का बात कर रहा है इसमें है सावन, सवाना घास स्थल, टुंड्रो बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षावन और मैंग्रोव वन। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो हो जाएगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षावन हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं दोस्तों। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, और जब कहे कि कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश है कि नहीं है 44, तो ये सुमेलित है दोस्तों। फिर कहा कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी सुमेलित है। चलिए, तो ये भी सुमेलित है। और जब कहा दोस्तों कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, तो ये भी आपका सुमेलित है दोस्तों। लेकिन 44 का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में नहीं है और ये सुमेलित नहीं है। तो चूंकि कहा कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं है कौन, तो यही, तो बाकी क्या है, सुमेलित है। तो सुमेलित वाले को हम लोग काट देते हैं दोस्तों। और आपका ये भी गलत है ना। चलिए, और आपका ये भी गलत है। सही कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जल धारा नहीं है। तो शीत महासागरीय जल धारा का बात करें दोस्तों, तो कहा कि वेनेजुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर लेब्राडोर और अगुलाहास। क्वेश्चन नंबर 45 का और क्वेश्चन नंबर 45 का क्या हो जाएगा, अगुलाहास। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और दोस्तों, जिनको थोड़ा भी याद होगा, तो कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 का कहा दोस्तों कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है। सॉरी, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है। तो 47 में दोस्तों रिंग ऑफ फायर है, एक्चुअली वो भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2 यही सही है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है 47 का। 48 कहता है दोस्तों, 48 में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कहा कि कौन सा नहीं है, मतलब 3 सुमेलित होगा और 1 नहीं होगा। ठीक है, तो 48 का चलिए, कहा कि तकला मकान चीन में है, सही है। थार भारत में है, ये भी सही है ना। फिर है कि अटकामा चिल्ली में है, और ये गिब्सन का कहा दोस्तों अफ्रीका। तो 48 का आपका जो हो जाएगा, वो 48 का आपका अफ्रीका, ये गलत है। और गलत है चूंकि नहीं है, तो यही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है दोस्तों कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। अब इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी के बारे में, ठीक है, एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब देखिए दोस्तों, एमएसपी का बात कर रहा है, और उसी को क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं एमएसपी को। कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, और न्यूनतम समर्थित मूल्य जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा अनुमोदित की जाती है। अब कहा कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। मतलब इस दोनों का प्रयोग करके बताइए कि कौन कौन सा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, एक्चुअली क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो 1 और 2 दोनों। और आपका ऑप्शन नंबर सी में ही क्या दिया हुआ है, 1 और 2 दोनों ही दिया हुआ है दोस्तों। और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अब हम लोग आते हैं दोस्तों, ये अपना लास्ट पेज है, और आपका जो सेशन था दोस्तों यहीं तक था। तो जिन लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप इसमें मैसेज करके बता सकते हैं प्यारे दोस्तों। और जो लोग अभी तक भी टीयर एग्जाम्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो उन लोगों से उम्मीद है दोस्तों कि आप @Dear Exams 1 बाय मधु, वो अपना चैनल है दोस्तों, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जिनको कोई प्रॉब्लम लगता है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं। दूसरा इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे। फिर आपका टेलीग्राम है प्यारे दोस्तों, ये जो है आज जो आपका क्लास हुआ है, या जो भी क्लास होता है, तो आपका सारा डॉक्यूमेंट PDF वगैरह सारा इसी टेलीग्राम
एप्लीकेशन पे होता है, ठीक है। तो आप वहां पे आपका सारा का सारा पीडीएफ पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, अपलोड किया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों फेसबुक पेज है डियर एग्जाम्स 1 के नाम से। और प्यारे दोस्तों, जहां आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, ताकि आपको समय समय पे ये नोटिफिकेशन मिलते रहे। यार दोस्तों, जो लोग अभी तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं दोस्तों, तो आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अन्यथा आपको इसका बहुत बड़ा एकदम कीमत चुकाना पड़ जाएगा। क्योंकि जो देखते होंगे दोस्तों कि बहुत जो कमजोर लोग होते हैं वो आज टीचर का जॉब कर रहे हैं, और जो तेज है, बहुत उनके बारे में सुना आता है कि हर चीज में फर्स्ट डिवीजन ये है वो है ना, तो क्यों फेल कर रहे हैं, क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं? इसका सीधा सा रीजन क्या है दोस्तों, कि उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं किया है, रेगुलरली मेहनत नहीं किया है दोस्तों। और इसी कारण से उनको क्या है, एक बेहतर परफॉर्मेंस नहीं मिल पाया, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, अभी से कंटिन्यू रहिए और मॉक टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाइए। और बाकी जिनको कोई दिक्कत हो दोस्तों, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, ठीक है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं आपका मधुरेंद्र आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। जय हिंद।